चलिए, गुड आफ्टरनून। सब ठीक है? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून ऑनलाइन स्टूडेंट्स। अभी दिस इज आवर थर्ड क्लास। तीसरा क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे लास्ट क्लास में? वी विल स्टडी अबाउट Sir, we studied about financial accounting and cost accounting. ओके, कॉस्ट सेंटर पढ़े थे हम लोग, ठीक है। वी विल नाउ स्टडी अबाउट कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या है? कॉस्ट ऑब्जेक्ट, व्हाट कैन बी कॉल्ड एज ए कॉस्ट ऑब्जेक्ट? बोलिए, कुछ आइडिया है? जैसे मैंने आपको, हेलो नमस्कार, हाँ आसतु ऑफिस रे हमर शशि अच्छा मु ऊपर क्लास करुच्ची, शशि सांगे कथा है जातु तले अच्छी ऑफिस भितर शशि हजारिका मु आसूची तापरे। सो जैसे कि मैं एक मोबाइल है, इफ आई कैन कैलकुलेट द कॉस्ट फॉर मोबाइल, दिस विल बी ए कॉस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। द ऑब्जेक्ट फॉर व्हिच वी कैन कैलकुलेट द कॉस्ट, ठीक है। एनीथिंग, सपोज मेरे पास एक किताब है, एक किताब का कॉस्ट अगर मैं निकाल पाऊंगा, देन दिस इज द कॉस्ट ऑब्जेक्ट। बट इफ यू से व्हाट इज कॉस्ट ऑफ वन पीस ऑफ पेपर, ये इकोनॉमिकल नहीं है टू फाइंड आउट द कॉस्ट। मैं पूरा किताब का कॉस्ट निकालता हूँ, तो दिस विल बी, दिस कैन बी सोल्ड टू समबडी एज ए बुक, तो उसका मैंने कॉस्ट निकालना जस्टिफाइबल है कि नहीं? आई एम नॉट गोइंग टू सेल ईच पेपर, इसका कोई मीनिंग नहीं है। सो द प्रोडक्ट और द सर्विसेज फॉर व्हिच वी कैन accumulate cost in an economic manner, we call it as a cost object, ठीक है। और we can also call that as a cost unit. So cost object आपको सीमा बोलता है a product, service, center, activity, customer or distribution channel in relation to which costs are ascertained, ठीक है। जिसका हम कॉस्ट निरूपण करते हैं, निर्णय करते हैं, दैट कैन बी कॉल्ड एज ए कॉस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, सिंपल। सो कॉस्ट ऑब्जेक्ट का एग्जांपल आपने बहुत कुछ दे पाएंगे। उसमें देयर इज ए प्रिंसिपल्स ऑफ GSCAP 21 डिफाइंस ए कॉस्ट ऑब्जेक्ट एज एन एक्टिविटी, कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट सेंटर, कस्टमर, प्रोसेस और प्रोडक्ट, प्रोजेक्ट, सर्विस, कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग। जैसे मैंने कॉस्ट सेंटर बताया था, कॉस्ट सेंटर ऑल्सो कैन बी एनीथिंग ऑन व्हिच आई एम accumulating द कॉस्ट। यहाँ पे फॉर व्हिच आई एम ascertaining द कॉस्ट, फॉर व्हिच आई एम, ऐसे बैठने से क्या समझेगा? यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। हिंदी में बोलूँ या इंग्लिश में बोलूँ? प्रोनाउंसिएशन समझ में नहीं आया, आप कहाँ का है? बाकी लोग का आ रहा है? सो आई टेल मी, आई हैव टू चेंज माय प्रैक्टिस, आई विल चेंज। ये कभी कभी माइक में प्रॉब्लम होता है। सो मेरा कहने का है, द प्रोडक्ट और द प्रोजेक्ट और द डिपार्टमेंट और द लोकेशन फॉर व्हिच आई एम एबल टू ascertain द कॉस्ट। समझ में आया क्या बोला मैंने? आप बोलिए, मैं क्या बोला? किसी ने सुना मैंने जो बोला है? कैन एनीबडी रिपीट व्हाट आई टोल्ड? मैंने क्या बोला? इंग्लिश में बोला, क्या बोला?
लाउडली बोलिए। जिसका हमने कॉस्ट कैलकुलेट कर पाएंगे उसको हम एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। आई कैनॉट टॉक इन आसामीज बिकॉज यू हैव टू राइट इन इंग्लिश। आपको इंग्लिश में समझना पड़ेगा, किताब में लिखा है। यू रीड योर, आप बुक लाया है, लाउडली पढ़िए। सीमा ऑफिशियल टेक्नोलॉजी क्या लिखा है पढ़िए। समझ में आया? नहीं, अभी आपको समझ में आया? फॉर which we are ascertaining the cost, for which costs are ascertained, that means it can be anything for which costs are ascertained, that is known as cost object। ठीक है, मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल दिखाया कि जैसे मैंने एक मोबाइल दिखाया, अगर हम ये मोबाइल का कॉस्ट कैलकुलेट कर पाएंगे देन दिस इज ऑल्सो ए कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर? So if that is the cost object, what is cost unit? Cost unit, यूनिट मीन्स क्या है? जैसे आपने डिस्टेंस का यूनिट क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस? किलोमीटर, मीटर, इंचेस, डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ। सिमिलरली हमारा पास ये सारे कॉस्ट को डिसाइड करने के लिए वी ऑल्सो यूज यूनिट्स। पर स्टूडेंट, हियर स्टूडेंट इज द यूनिट। पर स्टूडेंट, per kilo, per ton. So these are the units used in our to find out the cost. I am calculating cost per ton, that is cost of sugar per ton. So मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? इज इक्वल टू मान लीजिए 40,000 रुपीज। That means this is the, what is this? Unit. And sugar is what? Object. This is the cost object. And what is this? Cost. समझ में आया? ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया यूनिट, ये हो गया कॉस्ट। तो ऐसे हमको हर प्रोडक्ट का अलग अलग यूनिट होता है। जैसे आप देखिए पेट्रोल, कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, हम लोग क्या लिखते हैं? पर लीटर। पेट्रोल लीटर में बेचता है। तो ये हो गया मान लीजिए 100 रुपया। तो यहाँ पे कॉस्ट क्या हो गया? 100 रुपीज। ऑब्जेक्ट हो गया पेट्रोल, लीटर हो गया यूनिट। ओके, क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स? सो व्हाट इज ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज यूनिट, अभी आपको क्लियर आ गया। अब ये देखिए पेपर, if paper is the cost object, what will be the unit for that? पर पीस नहीं होगा, पर केजी सर। पेपर केजी में नहीं बेचते हैं। किलो। पेपर विल बी पर शीट नहीं होता है, वी कैन से पर रीम। पर रीम इट कैन बी, आप देखेंगे 500 पेजेस का एक बंडल आता है। आप अगर जेके पेपर खरीदेंगे 500 शीट को मिलाने से इट विल बी 1 बंडल। सो फैक्ट्री क्या करेगा? इट विल सेल पर 500 पेजेस। ठीक है। एंड जैसे कि हम लोग बोलते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, फैक्ट्री, हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स फैक्ट्री जा रहे हैं, उनका यूनिट क्या करेंगे वो लोग? पर क्रेट। एक क्रेट में आता है ना, ऐसा आप देखेंगे, ऐसा क्रेट आता है।
उसमें ऐसे डालते हैं 24 तो एक ही साथ आता है, एक बास्केट जैसा। सो दे आर सेलिंग पर क्रेट, ठीक है। एंड आप बसेस में जाते हैं तो दे कलेक्ट फ्रॉम पैसेंजर पर किलोमीटर, Seat. पर किलोमीटर जितना लंबा होगा वो इतना फेयर बताएगा, बोलेगा पर किलोमीटर रेट इज 5 रुपीज़। तो जिसका रेट जैसा है हम उसी हिसाब से कॉस्ट निकालते हैं, ठीक है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉस्ट यूनिट। अभी कॉस्ट यूनिट बोलने से कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे देखिए पावर, if the business is, we are in the power business, there will be units of megawatt, kilowatt, hour, like that. Cement industry, metric ton. Automobile industry, number of vehicles. Audit firm, number of audit files or chargeable hours. सिमिलरली आप बिजनेस में देखिए होटल, आप अगर होटल में बुक करेंगे आप जाके पूछेंगे आपका रूम रेंट कितना है, पर डे कितना है। सो दैट पर डे ऑफ रूम रेंट इज योर कॉस्ट यूनिट, ठीक है। समझ में आ रहा है? ओके। सिमिलरली हॉस्पिटल, पेशेंट का पर डे चार्जेस, नर्सिंग चार्जेस कितना है, और जो आईसीयू रेट, आईसीयू का रेट हम जो पूछते हैं 10,000 बोलता है, मतलब एक दिन रहने से वो 10,000 चार्ज करेगा। सो दैट पर डे, ठीक है। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट पर किलोमीटर। अभी आपको कॉस्ट यूनिट का बारे में थोड़ा आइडिया आ गया। नाउ देयर इज अनदर टर्म कॉल्ड कॉस्ट ड्राइवर। ये क्या होता है? ये थोड़ा टेक्निकल है, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। लाइक व्हिच ड्राइव्स द कॉस्ट, this is an activity, you can write down the activity which drives the cost. There are some activities जो होने से मेरा कॉस्ट होता है, अगर वो एक्टिविटी नहीं होगा तो वो कॉस्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल एक्टिविटी में क्या आएगा, लाइक देखिए आई एम टेलिंग इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन जब मैं करता हूँ तभी मेरे को इंस्पेक्शन खर्चा आएगा। जब Yes, sir. आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई चल रहा है, इंस्टीट्यूट से एक आदमी हर चैप्टर को इंस्पेक्ट करने जाएगा, तो जैसे वो इंस्पेक्शन करेगा इंस्पेक्शन रिलेटेड कुछ खर्चा हो जाएगा। सो दिस इंस्पेक्शन ड्राइव्स फॉर कॉस्ट टू हैपन, ठीक है। सो दैट इज वाई इंस्पेक्शन इज वन एग्जाम्पल ऑफ ड्राइवर, कॉस्ट ड्राइवर। ड्राइवर, यस बोलिए। Sir, can you do one revision for the last two classes what we have studied? लास्ट 2 क्लासेस का रिवीजन, यू प्लीज वॉच द यूट्यूब चैनल, द वीडियोस आर अवेलेबल। आई कैनॉट डू एनी रिवीजन, मेरे पास टाइम नहीं है। पढ़ा रहा हूँ, आप हाँ हूँ मार के जाते हैं, आप पढ़िए, ठीक है। Okay, sir. Okay. आपको रिवीजन क्यों चाहिए? वीडियो 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, 4 बार देख लीजिए, जितना मर्जी देख लीजिए। दैट ऑप्शन इज अवेलेबल इन द यूट्यूब। No, if we can do the revision in a group, it would be better. We are teaching in the group. Now you tell me what doubts you have, I will clarify. अभी तक हमने No, प्रॉब्लम नहीं किया है, कुछ प्रॉब्लम It's किया है fine. क्या? ठीक है sir, it's fine. You tell me, have you gone through the YouTube channel? Yes sir, I was I in the was- class also. I was present in the class also. No, you are present in the classroom. Other than that, घर में जाके पढ़ा है कि नहीं? Yes sir, yes sir. समझ में आया कि नहीं आया? Yes sir. तो क्या रिवीजन चाहिए? अगर समझ में बस नहीं ये आया, जो- पहले कंप्लीट Okay, करते thank हैं, you. टाइम मिलने से रिवीजन करेंगे, ठीक है। ठीक है sir. Let us complete the course first. If we get time, we Fine, will sir. definitely revise. आपको मैं बहुत सारा मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। पहले कंसेप्ट समझ जाइए। जो आपका क्वेश्चन में आएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वहाँ पे 4 आंसर से एक को सिलेक्ट करना है, फिल अप द गैप करना है। सो ऐसा Got it. क्वेश्चंस हम लोग ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे,
ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट समझ जाइए, तभी तो आप क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे। चलिए, सो मेरा क्या है, मैं अगर एक बार इंस्पेक्शन करूंगा तो 10,000 रुपया खर्चा होता है। अगर महीने में 2 बार आएगा तो मेरे को 2 बार 20,000 खर्चा होगा। सो दीज आर द activities which leads to costing, so that is why it is known as the driver. They drive the cost. They drive the cost means they are leading to the happening of the cost. Cost खर्चा होता है, ऑडिटर आएगा 10 बार ऑडिट करेगा तो हमको 10 बार खर्चा करना पड़ेगा, है कि नहीं। हमने अभी एक परचेज ऑर्डर प्लेस करेगा, परचेज ऑर्डर प्लेसिंग में एक आदमी रखा है, अगर एक पीओ डालेगा तो उसको मान लीजिए 500 रुपया खर्चा होता है। पर टाइम आई प्लेस ए पीओ आई हैव टू स्पेंड 500 रुपीज। अगर मैं 10 बार करेगा तो इट विल बी 10 into 500। सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कॉस्ट ड्राइवर। समझ में आ रहा है? व्हाट इज द, आपको आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? थोड़ा स्माइल करिए, क्लास में इंटरेक्ट विद द टीचर सो दैट आई विल ऑल्सो नो कि चलो आपको समझ में आ रहा है। आप देखिए यहाँ पे आपको एग्जाम्पल ऑफ सम एक्टिविटी दिया गया है। मशीन सेटअप। मशीन सेटअप क्या होता है, जैसे मैंने कुछ प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट खाली हो गया, मैं मशीन को साफ करके रख दिया है, फिर मुझे दूसरा बैच करना है तो मेरे को मशीन को पहले सेटअप करना पड़ता है, ग्रीसिंग करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है, उसके लिए मेरा एक कॉस्ट होता है। अगर मैं 10 बार करूंगा तो मुझे 10 बार वो कॉस्ट डालना पड़ेगा। सो दिस इज वन ऑफ द एक्टिविटी व्हिच लीड्स टू कॉस्ट। एक्टिविटी व्हिच ड्राइव्स मीन्स व्हिच लीड्स। ड्राइवर क्या करता है, वो लीड्स द व्हीकल, गाड़ी लेके आगे जाता है ड्राइवर, इसीलिए उसको ड्राइवर बोलते हैं। ड्राइवर लीड्स द जर्नी। हम लोग गाड़ी लेके जाते हैं ना, ड्राइवर उसको बोलते हैं। यहाँ पे ये एक्टिविटी लीड्स द कॉस्ट, खर्चा को आगे बढ़ाता है। सो इंस्पेक्शन मैंने ऑलरेडी बोला, ऑर्डरिंग कॉस्ट बोला, डिलीवरी कॉस्ट। आपने क्या करते हैं, आपने अमेजन से, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हैं, वो डिलीवरी कॉस्ट आपसे नहीं लेता है, बोलता है, बट प्रोडक्ट में ऐड करता है, फ्री नहीं है। आप जितना बार ऑर्डर देंगे इतना बार आप डिलीवरी कॉस्ट देना पड़ेगा। सो दीज आर ऑल द एक्टिविटीज फॉर कॉस्ट। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द ड्राइवर्स। दिस इज ऑल्सो कॉस्ट ड्राइवर्स। ठीक है, कॉस्ट ड्राइवर्स आप समझ में आया। एनीथिंग यू गेट इन द एग्जाम टू टेल अबाउट कॉस्ट ड्राइवर आप लिख पाएंगे। ये आपको अभी हम कॉन्सेप्ट में बोलते हैं, सारे चीज जो मैं एक लाइन में बोलता हूँ उसका एक एक टॉपिक है ऊपर जाके। आप जब इंटर में जाएंगे, कॉस्ट ड्राइवर विल बी वन चैप्टर, उसका ऊपर प्रॉब्लम्स आएगा, सॉल्यूशंस आएगा, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आएगा, 10 मार्क का क्वेश्चन भी आएगा उसमें से। बट आपके लिए अभी जस्ट नो द कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, सो दिस इज अबाउट डेफिनेशन। आप पढ़ लीजिए। कॉस्ट ड्राइवर ट्रिगर्स ए चेंज इन द कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी। ट्रिगर्स दैट मीन्स इट एक्सीलरेट द कॉस्ट। जैसे ही आप 10 बार इंस्पेक्शन करेंगे, इट विल नो डाउट खर्चा 10 गुना बढ़ जाएगा, विच एक्सीलरेट्स द कॉस्ट। ये हो गया। अभी मैं आपको दूसरा चीज बताता हूँ। आपको थोड़ा कॉस्ट allocation, cost apportionment, इसका बारे में मैंने पहले थोड़ा थोड़ा बताया था। allocation क्या है, apportionment क्या है। ठीक है, जैसे कि मैं अभी देखिए, देयर आर सम पीपुल X, Y, Z, P, Q, 5 आदमी है। ठीक है, 5 आदमी को हम बोलेगा कि मेरे पास कुछ, आपको जो ग्लास तोड़ने का एग्जाम्पल दिया था, कम टू दैट एग्जाम्पल, कि इन्होंने
सारे लोग, सपोज देयर आर सम चॉकलेट्स, आपको पता है एक्स ने 10 लिया, वाई ने 5 लिया, 3 लिया, 2 लिया, 1 लिया, ठीक है। आपका पास कितना था टोटल? 50 चॉकलेट्स था, ठीक है। एक्स हम एक टेस्ट किया है, एक्स को 10 मिलेगा, तो 50 से 10 चला गया एक्स को, जेड को वाई को चला गया 5, जेड को चला गया 3, पी को चला गया 2 और 1 चला गया क्यू को। टोटल कितना गया? 3 2 5 5 10 10 20, दैट मीन्स ये 20 चला गया है, ठीक है। और कितना रहा है? 50 माइनस 20 चला गया है। ये उन लोग को जो पॉइंट मिला है, मार्क्स मिला है, उसी से आप दे दिया है। बाकी 30 चॉकलेट्स यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूट टू ओनली, ये तीनों को देना है, हैं? कितना हुआ? 21 हो गया, तो उसको 9 कर देते हैं, 20 हो जाएगा। 3 2 1 3 3 6 15 5 20 हो गया, हो गया। अभी हमारा पास बचा है कितना है? 30 चॉकलेट बचा है। अभी मैंने ये जो दिया है सबको, डायरेक्टली आई नो हाउ मच टू गिव, हाउ मच, सो दिस इज एग्जांपल ऑफ allocation. Allocation means which is directly allocated to a cost center. The cost which can be directly allocated to the cost centers without any basis. ठीक है? Cost incurred for you, given to you, loaded on you. Now there are 30 chocolates. I have to give to only these three guys. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? Sir, can you repeat? मैं क्या बोला सुना नहीं? तुम क्या सुन रहा है? मैं बोला कॉस्ट व्हिच कैन बी डायरेक्टली एलोकेटेड टू द कॉस्ट सेंटर्स इज एलोकेशन, व्हिच कैन बी डायरेक्टली गिवन। मैंने जो चॉकलेट दिया है सबको डायरेक्टली दे दिया है। एक्स को बुलाया, तुम्हारा 9 मार्क्स मिला है, यू टेक 9 चॉकलेट्स। वाई को बोला, तुम्हारा 5 मार्क्स मिला है, ले लो 5 चॉकलेट्स, ठीक है। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ अलोकेशन। इन अलोकेशन आई एम गिविंग डायरेक्टली विदाउट एनी बेसिस। whatever is spent for you is charged on your cost. You are all cost centers, I am charging on you. Your salary is 10,000 rupees, take 10,000 rupees, ठीक है। सबको देने के बाद मेरे ये भी चार्ज करना है मुझे, ये 30 चार्ज करना है। सपोज मेरे को ओनली ये तीनों को देना है, सपोज इन दिस एग्जाम्पल, तो मैं कैसे दूंगा? हाउ डू आई गिव? आई फाइंड ए बेसिस। हियर आई एम टेलिंग आई एम सर्चिंग फॉर ए बेसिस। मैं बोलेगा ये तीनों दे हैड गॉट दिस मार्क्स 3:2:1। द मार्क्स obtained by ZPQ is 3:1. So ये चॉकलेट आई विल डिस्ट्रीब्यूट टू ZPQ इन द रेशियो ऑफ 3:1. सो 3 3 5 1 6। सो इसको क्या करेगा? 30/6 इंटू 3 विल बी फॉर Z, 30/6 इंटू 2 विल बी फॉर P, 30/6 इंटू 1 विल बी फॉर, this is what I did. I used a basis of the marks obtained by ZPQ. So this is the example of apportionment. ठीक है? Apportionment means when there is no direct allocation, I have to charge, मेरे को ये खाली करना है, सबको देना है, on a suitable basis, loading the cost to the cost centers or cost objects. ठीक है? If it is directly, it is allocation. If it is through a basis, आप लोग लिखिए सब। ऐसे बैठने से फिर बोलेगा सर बोलिए, फिर बोलिए। मैंने क्या बोल रहा हूँ? If directly cost is loaded to the cost centers, it is an example of allocation.
if cost is loaded through a suitable basis, that is known as apportionment. ठीक है? This is what your books may be telling the same thing. When items of cost are identifiable directly with some products or departments, such costs are charged to such cost centers. ठीक है? Directly, without any support. So that is example of allocation. The process is known as allocation. Example दिया है, wages paid to workers of service department can be allocated to the particular department. Indirect materials used by a particular department can also be called allocated to that department. So cost allocations will have two factors. Department should have caused the cost to be incurred. वो department is the responsible for the cost. And exact amount can be computable. मेरे को यहाँ पे exact amount मेरा पास है. So there are two things. The department is responsible and amount is known. Then I will do it allocation. ठीक है? Okay? दो कंडीशन होना चाहिए. मुझे डिपार्टमेंट पता है, कॉस्ट पता है, कोई जरूरत नहीं. जैसे मैंने बोला था, कौन कितना इडली खाया था मुझे पता है, तो उसको इतना ही इडली देगा. और ये जो एग्जांपल बोला था, दोनों 4 ग्लास टूट गया था, हम कैसे करेगा? जितना बच्चे हैं सबसे रिकवर करेगा. सो ये जहां सेकंड में आएगा. अपॉर्शनमेंट देखिए, व्हेन आइटम्स ऑफ कॉस्ट कैनॉट बी डायरेक्टली चार्ज्ड, व्हेन द कॉस्ट कैनॉट बी डायरेक्टली चार्ज्ड, जो डायरेक्टली होगा कहां जाएगा? जो डायरेक्टली नहीं हो पाएगा. यहां पे मैं 30 का डायरेक्ट कुछ बेसिस नहीं है मेरे पास, आई डू नॉट नो, तब मैं क्या करूंगा? आई विल यूज ए बेसिस. व्हेन आइटम्स ऑफ कॉस्ट कैनॉट बी डायरेक्टली चार्ज और accurately identifiable with any cost centers, they are prorated or distributed among the cost centers on some predetermined basis. उसको अंडरलाइन करिए, predetermined basis. What I did here, this is my predetermined basis, 3:1:1. ये बेसिस में ही मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा. ठीक है? This method is known as cost apportionment. This is technical word. अभी apportionment आने से आप बोलेंगे कि इसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इनडायरेक्टली हम उसको लोड किया है. allocation बोलने से डायरेक्टली लोड कर दिया है. टेक्निकल वर्ड्स ऑफ allocation, apportionment आया. चलिए, सो इसको बहुत सारा बेसिस है. द प्रीडिटरमाइंड सुटेबल बेसिस हमको हर केसेस में अलग अलग होता है, आगे जाके पढ़ेगा डिटेल में. ठीक है? नाउ नेक्स्ट इज योर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. इसको खाली आप जानिए, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. हर गेम का रूल होता है, वो होता है कि नहीं होता है? जब आप क्रिकेट खेलने जाते हो, पहले आपको पता होना चाहिए एक ओवर में कितना बॉल है, नो बॉल क्या है, वाइड क्या है, सब पता है, सेट है. एवरीबॉडी हैव टू फॉलो दैट रूल. सिमिलरली व्हेन वी आर स्टडिंग कॉस्टिंग, वी हैव मेड सम रूल्स. आवर इंस्टीट्यूट, कॉस्ट अकाउंटिंग बॉडी, दे हैव डेवलप्ड सम रूल्स. दिस रूल्स आर नोन एज कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. ये स्टैंडर्ड हम लोग डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे. बट पहले आप पता करिए कि आवर इंस्टीट्यूट, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, there is a body. That body is known as Cost Accounting Standard Board, CASB. This body has got different representatives. Government is there, cost accountants are there, prominent industrialists are there. So ये लोग ने सारे लोग मिलके they have approved some standards. There are आज तक 24 standards approved by the institute, which are listed out here. If the standard CAS1, they are known as CAS. CAS means Cost Accounting Standard. ठीक है? CAS1 आपको ये 24 तो पढ़ के याद रखिए. 1 बोलने से क्या है?
आता है, 2-3 मार्क इसी से आता है। कॉस्ट अकाउंटिंग 1 टेल्स अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, ठीक है, सिंपल। कॉस्ट का क्लासिफिकेशन बारे में कौन सा स्टैंडर्ड बोलता है? पहला स्टैंडर्ड। सेकेंड स्टैंडर्ड बोलता है अबाउट कैपेसिटी, और अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे कैपेसिटी। अगर हम जानना चाहेंगे, इट इज डिस्क्राइब्ड इन द कॉस्ट अकाउंट स्टैंडर्ड 2, ठीक है, इतना ही जानिए। 3 टेल्स अबाउट ओवरहेड्स, we'll discuss what are the terms in the next class. Next means after this I will tell you. 4 tells about captive consumption. What is captive consumption? It is defined in the CAS 4. 5 बोलता है about cost of transportation. 6 tell about material cost. 7 about employee cost. 8 about cost of utilities. Utilities means power generation. पैकिंग मटेरियल कैसे हम लोग ट्रीट करेंगे? कॉस्ट अकाउंट 9 बोलता है। 10 टेल्स अबाउट डायरेक्ट एक्सपेंसेस। 11 टेल्स अबाउट व्हाट शुड बी द एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। 12 टेल अबाउट रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। 13 अबाउट कॉस्ट ऑफ सर्विसेज कॉस्ट सेंटर। 14 tells about pollution control cost. If we encounter with pollution control cost, how to treat that in our cost records? This is discussed in CAS 14. ऐसा है, मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ कॉस्ट को एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील्स, जैसे कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। व्हाट आर द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, हाउ इट शुड बी ट्रीटेड, वेयर इट शुड बी रिटेन, एवरीथिंग इज रिटेन इन CAS 15. 16 tells about on depreciation and amortization. 17 tells about interest and financing charges. That means how to deal all these things. अगर आप गूगल में सर्च मारेंगे all the cost account standards you can see, उसमें एक कॉस्ट स्टैंडर्ड अराउंड 7-8 पेज का होगा। उसमें टाइटल रहता है, उसका क्या है, मीनिंग क्या है, वो कहाँ यूज करता है, व्हाट आर द मीनिंग ऑफ दैट, आपको डिटेल में पढ़ा जाएगा। अभी हम लोग जस्ट फाउंडेशन में है। ओनली रिमेंबर दिस 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ओके। ये हमारा बोर्ड ने दिया है, दीज आर ऑल आवर गाइडिंग फोर्सेस। कोई भी कॉस्ट अकाउंटेंट प्रैक्टिस करे या जॉब में रहे, अगर मैं कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाता हूँ, इन अकॉर्डेंस विद दिस स्टैंडर्ड आई शुड मेंटेन माई रिकॉर्ड्स, कॉस्ट रिकॉर्ड्स, ठीक है। सो वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशंस, which is the पहला CAS है, ठीक है। CAS 1 tells about classifications of cost. हम तक कॉस्ट का बारे में थोड़ा बहुत पता है। हाउ डू वी क्लासीफाई डिफरेंट, दरवाजा बंद कर दो। There are different ways to classify the cost. जो कॉस्ट है, मान लीजिए आई हैव फाउंड की कॉस्ट इज 10,000 रुपीज, टोटल कॉस्ट। दिस टोटल कॉस्ट ऑफ ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आई एम क्लासिफाइंग इनटू डिफरेंट टाइप्स। बहुत चिल्ला रहा है, ठीक है। ये जो क्लासिफिकेशन है, ये हमारा पहला इसका प्रिंसिपल बोलता है व्हाट इज द, आप देखिए 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस आर रिकमेंडेड, सब्जेक्टिव क्लासिफिकेशंस एंड ऑब्जेक्टिव क्लासिफिकेशंस। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन क्या है? जैसे हमने कल पढ़े थे सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। Subjective classifications means this is nature of the cost. This is on the basis of the nature of the cost. कल मैंने जो चाय का एग्जाम्पल दिया था, there are different types of cost. The nature of the cost is different. So on the basis of nature we can also define and objectives. Objective means that is purpose. What is my purpose of spending this cost? There are 2 guiding principles for classifications. One is subjective, second is objective. Objective means what is my object, मैं क्या करना चाहता हूँ। If I want to sell, it should be selling expenditure.
my object is to sell. So on that basis, then nature means what is the behavior. Sometimes the cost is changing, sometimes the cost is fixed. These are the different guiding principles. So if you see based on the nature, it says, आप देखिए नेचर, आप देखिए कॉस्ट देखिए, आप देखिए मेरे पास एक किताब है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए कॉस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है. सो बेस्ड ऑन द नेचर आई एम गोइंग टू एनालाइज दिस कॉस्ट, क्लासिफाई. इसमें क्या हुआ है, इस किताब के लिए मैंने क्या यूज किया है, हाउ डिड दिस बुक हैज कम टू द शेप ऑफ ए बुक. पेपर्स लगाता है, इंक लगाता है, एक आदमी बनाता है, कुछ खर्चा क्या है. तो जितना भी सारे मेरा खर्चा हुआ है, आई कैन डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स. एम फॉर मटेरियल, जो भी कुछ सामान लगा है, आई कॉल देम मटेरियल, ठीक है. एनी टेंजिबल आइटम्स इज रिक्वायर्ड to produce the book, I will call them material. It can be ink, it can be paper, it can be some other material which is not visible like gloves, gum, कुछ भी लगाया है. So this will be materials. Broadly I am dividing into 3 types. So somebody is making this, some labor is used, so उसका हम कर दिया labor. Anything other than M and L are expenses, which is neither material nor labor, that is other than M and L. So I have got 3 elements of cost. This is known as element wise classification. These are all known as element wise classifications. Elements of cost. आपको कोई पूछेगा व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, आप क्या बोलेंगे, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, ठीक है. व्हाट इज मटेरियल, द फिजिकल ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड टू मेक द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट, फिजिकली रिक्वायर्ड. हम लोग अगर आइसक्रीम बनाएंगे, व्हाट इज द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर दैट, है. पहला चीज तो आइस चाहिए, आइस मीन्स पानी. सो यहाँ पानी इज द मटेरियल. इन आइसक्रीम फैक्ट्री वी रिक्वायर ह्यूज इलेक्ट्रिसिटी, सो दैट इज एक्सपेंसेस, ठीक है. लेबर क्या है, जो लेबर पानी लेके आता है टैंकर से, डालता है मशीन फ्रीजर में, वो बनाता है, वो हो गया लेबर. आइसक्रीम बनाने के टाइम यू मेक अदर मटेरियल्स ऑल्सो लाइक मिल्क, some other items, they are all materials, ठीक है. So now you visualize a product that will have only 3 type of elements, material, labor, expenses, ठीक है, clear. और चौथा कुछ नहीं है, any expenses, overhead जो है सब इधर आ जाएगा. पहले क्या होता था ना, material was consisting of the major portion of the cost. आप एक कॉफी पीने जाएंगे, अगर दुलेदार में कॉफ़ी पियेंगे तो 20 रुपया लेता है, उसमें कॉफ़ी का दाम और दूध का दाम ही 18 रुपया है कि नहीं, और 15 रुपया है. बट आप कॉफ़ी डे में जाएंगे, 500 रुपया लगा एक कप ऑफ कॉफ़ी, वहाँ पे कॉफ़ी का वही कॉफ़ी यूज़ करता है, उनका ओवरहेड्स आर मोर. उनका चकाचक बिल्डिंग बनाया है, एसी लगाया है, अब आते ही एक आइए सर ऐसे बोलेगा, है कि नहीं. ये सारे चीज खर्चा है, मटेरियल नहीं है, लेबर नहीं है, ये सब एक्सपेंसेस है. सो आज का दिन में प्रोडक्ट में एक्सपेंसेस इज टेकिंग हाई वैल्यू, ओवरहेड्स, ठीक है. बट सॉरी, जनरली इफ यू सी ए प्रोडक्ट कंसिस्ट अराउंड 60 to 70% फॉर मटेरियल, 10% फॉर लेबर एंड 20% फॉर एक्सपेंसेस. बट दीज डेज इट इज उल्टा, मटेरियल कम लगता है, ओवरहेड ज़्यादा लगता है. पीपल आर फैंसी फॉर गिविंग मोर इन ए, लोग घर छोड़ के जाके पहाड़ का ऊपर एक हट में रहते हैं,
जिसमें 10,000 रुपया पर डे देते हैं, वहाँ पे दे पे ओनली फॉर नॉट फॉर मटेरियल, टू स्टे इन द हिल्स, दैट इज एक्सपेंसेस। ठीक है, सो दीज आर ऑल द क्लासिफिकेशंस ऑफ कॉस्ट बेस्ड ऑन नेचर। कहाँ चला गया? सो मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस हो गया। देन आपको बोलता है ऑब्जेक्ट ट्रेसेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी। ट्रेसेबिलिटी मीन्स क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला है समथिंग इज विजिबल, द कॉस्ट इज विजिबल एंड सम कॉस्ट इज नॉन विजिबल। मैंने जैसे किताब का बारे में बोला, यू कैन सी द पेपर्स बट यू डू नॉट सी और यू डू नॉट नो द कॉस्ट ऑफ सर्टन थिंग्स, सर्टन मटेरियल्स विच इज स्पेंट बट नॉट विजिबल। जैसे कि यहाँ पे ग्लू लगाया है, गम लगाया है, गम को दिखता नहीं लेकिन लगाया है। एक किताब के लिए कितना गम लगाया है हम आई कैनॉट से, वेरी डिफिकल्ट। सो इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट मटेरियल, इसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट मटेरियल। मटेरियल को हमने दो भाग में डिवाइड कर पाएगा, व्हिच इज डायरेक्ट, द कॉस्ट ऑफ मटेरियल व्हिच इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द कॉस्ट ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने एलोकेशन पढ़ाया था, जो डायरेक्ट है वो डायरेक्टली एलोकेट हो गया है। हमको पता है, मैंने एक कोट पहना है, एक कोट में कितना कपड़ा लगा है आई नो, ठीक है। सो दिस इज ए डायरेक्ट मटेरियल। ये कोट में जब हम धागा सिलाई किया, कितना धागा है, कैन आई टेल, सुई कितना लगा है, मुश्किल है। सो दैट इज ए इनडायरेक्ट मटेरियल। समझ में आ रहा है डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है? बट सबका कॉस्ट है, कपड़ा का भी कॉस्ट है, सूती का भी कॉस्ट है। वो टेलरिंग दुकान में एक झाड़ू भी है, वो झाड़ू भी उन्होंने खरीदा है, लेकिन एक कोट जब हम प्राइसिंग करेगा उसमें झाड़ू का कॉस्ट कैसे लगाएगा? मुश्किल है ना, बट लगाना पड़ेगा। झाड़ू तो हम खरीदा है, कस्टमर से उठाना पड़ेगा। सो इट इज एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। सो ये डायरेक्ट मटेरियल को हम लोग डायरेक्टली एलोकेट कर दिया है, उसको क्या करेंगे, वी विल कॉल देम ओवरहेड्स। इनडायरेक्ट मटेरियल को हम ओवरहेड्स में डाल देते हैं। चलो ये मिसलिनियस है। सिमिलरली ये तो हो गया एम, एल में भी डायरेक्ट आएगा, डायरेक्ट लेबर, और इसका आएगा इनडायरेक्ट लेबर। इसका एग्जांपल मैं दे देता हूं एक। व्हाट इज डायरेक्ट लेबर? जो लेबर हमने डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज करते हैं। मेरे पास एक वर्कर आता है, वो डेली ब्रिक्स बनाता है, ठीक है। वो 10 ब्रिक बनाएगा, पर ब्रिक उसको 1 रुपया मिलेगा, तो 10 रुपया लेगा, ठीक है। सो मेरे पास दे आर डायरेक्ट लेबर। लेबर मीन्स हु आर डायरेक्टली एंगेज्ड इन प्रोड्यूसिंग द ब्रिक्स। मैं एक चाय वाला रखता हूं जिसका काम है जितना लोग ब्रिक्स बनाते हैं उनको चाय देने का है। वो तो ब्रिक्स नहीं बनाता है, बट उसका भी मैं पैसा दे रहा हूं। उसको कहाँ डालेगा? इनडायरेक्ट लेबर, ठीक है। एक ब्रिक में, जैसे मैंने ब्रिक का एग्जांपल दिया, आई नो व्हाट इज द मटेरियल लेबर कॉस्ट 1 रुपी, दैट इज डायरेक्ट, इट इज डायरेक्टली एलोकेटेड। सो ब्रिक का ₹1 इज डायरेक्ट लेबर। बट जो चाय वाला को हम पैसा देता है उसको मैंने ओवरहेड्स करूंगा, बिकॉज इनडायरेक्ट इट इज गोइंग एज ओवरहेड्स। समझ में आ रहा है? आई एम टॉकिंग यू सम न्यू टेक्निक, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। In course of talking, I have told you there are direct material and indirect material. What is direct? Which is directly attributable to the cost object. The cost, not the material. The cost of the material which is directly attributable to the product is known as direct material. लिखा?
The cost of material which cannot be directly attributable to the cost object is indirect material. Example, gloves, hand gloves. Hand gloves will be a direct material or indirect material? डायरेक्ट. ग्लोव्स क्या प्रोडक्ट के अंदर जाता है? आपका हाथ में रहता है. यू आर लिफ्टिंग द प्रोडक्ट्स विद दैट, हेल्पिंग द प्रोडक्ट. जैसे पेपर फॉर बुक्स, जैसे मिल्क इज ए डायरेक्ट मटेरियल. मिल्क, बिकॉज मिल्क बिना दूध नहीं होगा, चाय नहीं होगा. फॉर टी, मिल्क इज ए डायरेक्ट मटेरियल. You can find out per cup how much milk is required. But your gas lighter is indirect material. कितना गैस जला है? Can you calculate? Even gas cylinder, you cannot measure. Measure करने के लिए एक मशीन खरीदेगा. Per cup machine cost will be 200 rupees. चाय will be 200 plus 10, 210 rupees per cup. बेच पाएगा? So it is not worth measuring. So my point is, anything which we cannot do economically, forget it. Let it be indirect. हम indirect का भी treatment करेंगे. Direct तो हम allocate करेंगे, indirect को हम दूसरा method में करेंगे. ठीक है? Similarly, जब direct labor means the labor which is directly, the labor cost which can be directly attributable to the cost object is direct labor. Example, which is directly attributable or loaded, whatever you can call it. If it is not directly attributable, it is indirect labor. जैसे कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट का सैलरी, मेरा कंपनी में there are some production people. Accounts department is not a production people, we are service people. So service department salary is always overheads. ठीक है? It is not directly attributable to the production because people who are producing, that only can be directly attributable. मेरा काम क्या है? मैं तो सपोर्ट कर रहा हूँ. I give salary to the people so that they work in time. मेरा काम है सैलरी देना है. ठीक है? वेंडर को पेमेंट देना है. I am not doing production. Only people who are doing production, their salary is direct wages. People who are not doing production, their salary is indirect labor overheads. Similarly, expenses, that also direct expenses and indirect expenses. मैं आपको बताता हूँ what is direct expenses. Anybody can tell me? Same expenses which can be directly attributable to a cost object. For example, मेरा एक प्रेस है, प्रिंटिंग प्रेस है. वो बोला आई विल डू दिस बाइंडिंग, लेकिन एक किताब के लिए मैं 10 रुपया लूँगा, पूरा बाइंडिंग कर दूंगा. तो आई नो टू बाइंड ए बुक आई नीड 10 रुपीज. दैट इज नॉट लेबर, दैट इज ए मशीन. सो दैट इज ए डायरेक्ट एक्सपेंसेस. सो जैसे मैंने बुक का कॉस्ट निकालेगा, 10 रुपया बाइंडिंग चार्जेस लिख देगा, मुझे पता है. दिस इज नोन टू मी. बट अभी और एक मशीन है, वो क्या करता है, हमेशा पेपर को कटिंग करता है, साइज सारे पेपर उधर जाके कट होता है. ऐसे कर ये बुक्स भी होता है, दूसरा बुक्स भी होता है, बाकी पेपर भी होता है. आई डू नॉट नो एक बुक के लिए वो कितना लेता है. सो दैट मशीन कॉस्ट विल बी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. ठीक है? जैसे मैं और एक एग्जांपल देता हूँ. आप लोग सब आए हैं, ठीक है, गर्म का दिन है, मेरे पास यहाँ पे पानी का बोतल रखा हुआ है, 10 रुपया पर बोतल. आपने लिया है, पर स्टूडेंट 1 बॉटल दे हैव टेकन. आई नो तुम्हारा नाम पे ये एलोकेट हो गया 10 रुपया. जितना वो लोग पानी लेंगे इतना 10 रुपया मैं उसको चार्ज करूँगा. सो दिस इज ए एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस. मैंने क्या किया है, एक जार रख दिया है, 20 लीटर का जार, एक टैप है, कोई भी जाके पानी पी लेगा. मैं पता नहीं चलेगा कौन कितना बार पिया है. एक जाके सुबह से शाम तक पीता है, कोई बच्चा नहीं भी पीता है, तो हम किसको लोड करेगा, कितना लोड करेगा. सो दैट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस. अंडरस्टूड? दैट इज एक्सपेंसेस
but which cannot be attributable directly to the cost objects. You are all cost objects. आपको मैं कैसे लोड करूंगा, मेरा पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, ठीक है। आजकल एयरपोर्ट में ऐसे प्रेस करने से पानी गिरता है, आपको मुंह लगा के पीना पड़ेगा, वहाँ पे कोई कप भी नहीं है। दिस इज फॉर टू सेव वाटर। तो वहाँ पे आप कितना 2-3 मिनट पिएगा फिर छोड़ देगा, तो दे आर डूइंग इट टू सेव वाटर, दैट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट फॉर देम। डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, आप स्टॉल में जाके पानी बोतल खरीदिए 40 रुपया 60 रुपया देना पड़ता है, दैट इज डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। हो गया क्लियर? इफ यू आर कमिंग, देखिए ये सब आपको आप इंटर में पढ़ने का जरूरत नहीं, मैं पूरा डिटेल में पढ़ा दिया है, व्हाट इज डायरेक्ट एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट। इफ यू आर क्लियर, आपका प्रॉब्लम और नहीं होगा। एलिमेंट कॉस्ट मैंने, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया है, अभी फंक्शंस, बेस्ड ऑन फंक्शंस, ये हो गया आपका ट्रेसेबिलिटी। क्लासिफिकेशंस बेस्ड ऑन फंक्शंस, फंक्शनल क्लासिफिकेशन। एक कॉस्ट क्या काम करता है, व्हाट इज द फंक्शन। देखिए वी इन आवर फैक्ट्री वी आर हैविंग प्रोडक्शन, वन ऑफ द फंक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मैक्सिमम यही वी कैन से दीज आर द फंक्शंस। व्हाट आर द प्रोडक्शन मीन्स एक्सपेंसेस, द कॉस्ट व्हिच आर इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन। मैंने प्रोडक्शन करने के लिए, जैसे फैक्ट्री है, दिस इज माई फैक्ट्री, फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन होता है, ये फैक्ट्री के अंदर जो भी खर्चा होता है आई कैन कॉल देम एज प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर। कौन करता है, लेबरर जो फैक्ट्री में प्रोडक्शन करता है, जो मटेरियल फैक्ट्री के अंदर लगता है। सो ये प्रोडक्शन होने के लिए देयर आर सम एडमिनिस्ट्रेटिव पीपल लाइक HR, अकाउंट्स, हॉस्पिटल, डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स प्रोडक्शन नहीं करते हैं, डायरेक्टर्स हेल्प द पीपल टू डू पॉलिसी एंड डू प्रोडक्शन। सो उनका खर्चा एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा, प्रोडक्शन में नहीं आएगा। सो ब्रॉडली वी कैन क्लासिफाई इनटू दिस टाइप ऑफ। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है, वो लोग जो प्रोडक्शन बन गया है उसको बेचते हैं, सेल्समैन, सेल्स एजेंट, सेलिंग वैन। आई हैव ए सेलिंग वैन, मेरा कंपनी में एक सेलिंग वैन है, वो हम कहाँ डालेगा, इट इज ए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन एंड व्हाट इज सेल्स। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यस मैंने, बोलिए किसको सप्लाई करना है, फैक्ट्री से होलसेलर, होलसेलर का पास जाता है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन, दे आर द डिस्ट्रीब्यूटर्स। सो मेरा फैक्ट्री से डिस्ट्रीब्यूटर का पास जाने के लिए जो खर्चा है दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। एंड यहां से रिटेलर का पास जाता है, दिस इज सेल्स। कभी कभी डायरेक्ट भी आता है, ठीक है। एनीथिंग गोइंग टू द कस्टमर इज ए सेल्स एक्सपेंडिचर, एनीथिंग गोइंग टू द होलसेलर और स्टॉकिस्ट। कुछ कुछ फैक्ट्री का स्टेट वाइज स्टॉकिस्ट रहते हैं, सो और दे हैव डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स। जैसे आपका अमादन का एक डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट दुल्हेदन में भी है। वो लोग क्या करते हैं, कुछ आइटम इधर ही बेच देते हैं जो नॉर्मली आपका यूजेबल होता है। जैसे आप ऑर्डर देंगे, आप अगले दिन आ जाता है, यहाँ से आ जाता है, दे हैव सम सेंटर्स, ठीक है। सो दिस इज दिस एक्सपेंडिचर एंड दिस एक्सपेंडिचर अल्टीमेटली यूज फॉर सेलिंग। सो दिस इज सेपरेट फ्रॉम प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कॉस्ट को मैं अलग दिखाऊंगा, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट को अलग दिखाऊंगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को अलग दिखाऊंगा। एंड व्हाट इज R&D, हम कुछ न्यू प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए आई स्पेंड सम मनी, जिसका बेनिफिट 10 साल 20 साल 25 साल का बाद आएगा। सो उसको कुछ कुछ कंपनी अलग से रखते हैं, दे डोंट चार्ज थ्रू द प्रोडक्ट। वंस द प्रोडक्ट इज कमिंग
they will charge, otherwise they will write up. Because when you do research, it is not sure that you will get that product. So ये भी हमारा based on the function, classifications based on the function, functional classifications. आप पढ़ लीजिए एक बार, समझ में आएगा. मैन्युफैक्चरिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, R&D, ये हो गया है. देन नेचर. एनी प्रॉब्लम? पीछे प्रॉब्लम क्या हुआ? कलम ले रहा है, कलम लेके आओ. उसका कलम क्यों ले रहा है? चलिए, ये इंपॉर्टेंट है. बेस्ड ऑन दी बिहेवियर. अभी आपका बिहेवियर विल डिस्कस बिहेवियर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द बिहेवियर. कोई आदमी चुपचाप बैठते हैं, कोई आदमी हलचल होते हैं. बिहेवियर अलग अलग है सबका. सिमिलरली कॉस्ट का भी बिहेवियर अलग अलग होता है. जैसे हमने चाय का जो एग्जांपल लिए थे, सम आर वेरिएबल, some are fixed, some are. There are three types of behavior you will find in the cost. Cost which varies in relation to production, they are variable cost. Cost which do not vary in relation to production, they are fixed cost. Cost which are neither fixed nor variable are सेमी वेरिएबल कॉस्ट. एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट अभी बता दिया. जैसे कि मैंने डायरेक्ट कॉस्ट, ऑल डायरेक्ट कॉस्ट आर वेरिएबल बिकॉज दे आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन. अभी हमने जितना भी देखा है, इफ यू समराइज, ये सब वेरिएबल कॉस्ट आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन. प्रोडक्शन बढ़ेगा, वो कॉस्ट बढ़ेगा. मैं चाय ज़्यादा बनाएगा तो दूध का खर्चा ज़्यादा होगा, है कि नहीं? सिमिलरली मैं ब्रिक्स ज़्यादा बनाऊंगा तो मिट्टी का खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, लेबर का खर्चा ज़्यादा हो जाएगा. सो दी आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स क्या है? रिलेटेड टू टाइम. इसका प्रोडक्शन का साथ कोई लेना देना नहीं. आई एम गेटिंग सैलरी पर मंथ. एक महीना क्रॉस कर देगा जैसे तैसे सैलरी बैंक में आ जाएगा. whether I do production, whether कंपनी में प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं, I am not responsible, but I am getting time. Time means per day, per hour, per month, whatever you call it. ठीक है? So यही एग्जाम्पल है. दिस इज प्रोडक्शन, इज इज टाइम. प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा तो फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ेगा. जैसे हमारा गाड़ी हम लोग हायर करते हैं, उसका दो पार्ट होता है. एक है फिक्स्ड कंपोनेंट, वेरिएबल कंपोनेंट. फिक्स्ड कंपोनेंट में क्या रहता है? सैलरी ऑफ ड्राइवर, हेल्पर, ईएमआई ऑफ व्हीकल. वो कंपनी लोन लिया है ना गाड़ी का, गाड़ी का डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, रोड टैक्स, सब देना पड़ता है. आप चलाए या ना चलाए, आपको ये सब देना पड़ता है. सो दीज आर ऑल फिक्स्ड. यहाँ पे क्या देता है? किलोमीटर चार्जेस. दैट इज पर किलोमीटर पेट्रोल कितना खर्चा होता है. अगर 100 किलोमीटर गया तो उसको हम लोग पेट्रोल चार्जेस देते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रनिंग ऑफ द व्हीकल. जितना चलेगा उसी हिसाब से जो देते हैं, दैट इज पेट्रोल एक्सपेंसेस. सो इट इज रनिंग. अगर गाड़ी एक महीना में नहीं चला तो उसको ये देना पड़ेगा, चलेगा तो ये प्लस ये दोनों देना पड़ेगा. ठीक है? वेरिएबल एंड फिक्स्ड का अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर है, देन यू कैन डू कॉस्टिंग बेटर. जैसे मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कॉन्सेप्ट बोला, सिमिलरली समटाइम्स स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड whether it is a variable cost or fixed cost. मैं आपको एक टेस्ट बता देता हूँ. You have to do two tests. Test number 1, variable cost में क्या होता है? Per unit cost is fixed. पर यूनिट जितना खर्चा होता है इतना ही होगा. That is for
variable, ये आपको किताब में नहीं मिलेगा. Per unit cost is fixed, total cost is changed. ठीक है. फिक्स्ड में क्या होता है, टोटल अमाउंट इज फिक्स्ड, पर यूनिट चेंजेस, पर यूनिट कॉस्ट चेंजेस. ठीक है. ये एग्जांपल देता हूं. मान लीजिए हम लोग जो चाय का खर्चा लिए थे, हम लिए थे वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 4 रुपीज पर कप एंड फिक्स्ड कॉस्ट इज 200 रुपीज पर डे. यही हमारा है. अभी मान लीजिए आई एम डूइंग 10 कप्स, 50 कप्स, 100 कप्स. इसमें देखिए यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, 10 इंटू 4 40 रुपीज पर यूनिट. कितना निकला है, 4 रुपया. समझ में आया? आ नहीं रहा है. इफ आई एम प्रोड्यूसिंग 10 कप्स दैट डे, माई टोटल कॉस्ट विल बी 40, पर यूनिट निकला 40 बाई 10 4 रुपीज. इफ आई प्रोड्यूस 50 कप्स, कितना होगा, 50 इंटू 4 200, पर यूनिट कितना होता है, 4 रुपया. अगर मैं 100 कप्स बोलता हूँ ऑल्सो 400, पर यूनिट कितना हुआ, सेम 4 रुपीज. सो यहाँ पे पर यूनिट इज रिमेनिंग सेम, it is fixed as 4 rupees. So this is example of variable cost. Now total is changing. Total was 40, 200, 400. Total cost is changing. So this is example of test हो गया variable cost. This is how we know what is variable cost. Let us see, यहाँ पे मैंने 200 रुपया देना है. So 10 कप बनाया, 200 रुपया दिया. 50 कप बनाया, 200 रुपया दिया. 100 कप बनाया. अभी पर यूनिट बनाइए, यहाँ कितना आया, 200 बाई 10 कितना आया. एक कप चाय के लिए मुझे यहाँ पे 200 बाई 10 20 रुपीज आया. माई फिक्स्ड कॉस्ट पर कप इज 20 रुपीज हियर. यहाँ पे कितना आएगा, 50, 200 बाई 50 4 रुपीज. यहाँ पे कितना आएगा, सेम है क्या, सेम नहीं है. आज द वॉल्यूम इंक्रीजेस, दिस कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेस. सो मेरा टोटल इज फिक्स्ड, 200 200 200 फिक्स्ड. पर यूनिट चेंजेस. यहाँ पे 20 था, यहाँ पे 4 हुआ, यहाँ पे 2 हुआ. सो दिस इज ए एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट. ठीक है. यही टेस्टिंग आप भी कर सकते हो. दिस इज फॉर यू टू नो वेदर दिस कॉस्ट इज फिक्स्ड और वेरिएबल. डिफरेंट सिचुएशन में यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल नॉट चेंज. सो वेरिएबल कॉस्ट विल बी ऑलवेज सेम पर यूनिट, टोटल विल चेंज. ठीक है. बट यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट टोटल विल बी सेम, पर यूनिट विल चेंज. दिस इज द टेस्ट फॉर knowing whether it is fixed or variable. याद है, लिखा है? मैंने जो 2 पढ़ाया लिखा कि नहीं लिखा, आपने लिखा, लिख दिया. तो बिकॉज ये कोई बुक्स में नहीं मिलेगा आपको. यू विल नॉट, ये मेरा एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ. आप सोचेगा कि हाँ बुक्स में है, पढ़ लेगा, पढ़ लो, क्योंकि मैं आगे जाएगा ना. सेमी वेरिएबल आई टेल यू व्हिच इज नाइदर फिक्स्ड नॉर वेरिएबल इज सेमी वेरिएबल. देयर आर सम कॉस्ट व्हिच डू नॉट बिहेव इन दिस सेम फॉर्मेट. वहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट इज नॉट फिक्स्ड, टोटल कॉस्ट इज ऑल्सो नॉट फिक्स्ड. इन दैट सिनेरियो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ सेमी वेरिएबल. फॉर एग्जाम्पल, like the cost which is having both elements, fixed and variable element,
फॉर एग्जाम्पल आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, आपका घर में मीटर लगा होगा, यू विल सी देयर इज ए फिक्स चार्जेस 200 रुपीज पर मीटर चार्जेस, देन पर यूनिट इज 1 रुपी 50 पैसा और 4 रुपीज. सो आपका बिल जो आएगा हर महीना, इफ यू डिवाइड बाय यूनिट्स इट विल नॉट मैच. सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है. सिमिलरली आपका डाटा प्लान, उसमें रेंटल आता है, डाटा के लिए पर जीबी इतना आता है. व्हेन यू आर कंबाइनिंग दैट, दिस बिकम्स एग्जाम्पल ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट, व्हिच इज नाइदर फिक्स्ड नॉर वेरिएबल. ओके. जॉब बैच कॉन्ट्रैक्ट मैंने ऑलरेडी बोल दिया है आपको. ठीक है. नाउ एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में आपको डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये भी मैंने बता दिया है. नाउ आई विल टेल यू अबाउट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज हाउ टू प्रिपेयर ए कॉस्ट शीट. अगले क्लास में पढ़ेंगे कॉस्ट शीट. विल कम टू प्रॉब्लम डायरेक्टली. अभी मैं आपको जस्ट बता देता हूँ 5 मिनट में कॉस्ट शीट क्या होता है. कॉस्ट शीट मीन्स लाइक I am calculation sheet for making the cost. Total cost I should draw in a format. So जैसे मैंने पढ़े, what are the main expenditures? Direct material, direct labor and direct expenses. Direct material, direct labor, direct expenses. ये तीनों को मैंने ऐड कर देगा. ठीक है. That is my prime cost. I call them what? That is my prime cost. Prime cost means मुख्य खर्चा, main खर्चा. तो prime cost is inclusive of direct material plus direct labor plus direct expenses. ठीक है. ये आ गया. उसका बाद हमने सब डायरेक्ट ले लिया, तो क्या बचा है? ऑल इनडायरेक्ट्स. ऑल इनडायरेक्ट जो बताए, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. यही तो मेरा कॉस्ट, टोटल कॉस्ट. दिस थिंग्स वी विल डिस्ट्रीब्यूट बेस्ड ऑन द फंक्शंस. बेस्ड ऑन द फंक्शंस. फंक्शन क्या क्या बोले थे? प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड R&D. ठीक है. पहला क्या आएगा? प्रोडक्शन ओवरहेड्स. उसको हम प्रोडक्शन ओवरहेड भी बोलते हैं, उसको हम फैक्ट्री ओवरहेड भी बोलते हैं, और उसको हम वर्क्स ओवरहेड भी बोलते हैं. ठीक है. आइदर कॉल इट प्रोडक्शन ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड्स और वर्क्स ओवरहेड्स. उसको हम ऐड करेंगे. ये कुछ अमाउंट ऐड करेंगे, क्या बनेगा? प्राइम कॉस्ट तो बन गया पहले. हम प्राइम कॉस्ट में ये ऐड करेंगे. ये क्या ऐड किया हमने? दिस बिकम्स वर्क्स कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट. फैक्ट्री से निकलने का टाइम यही कॉस्ट है. प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड. प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड विल बी फैक्ट्री कॉस्ट. ठीक है. तो आपको अगर बता गया फैक्ट्री कॉस्ट एंड फैक्ट्री ओवरहेड व्हिच इज बिगर, हमेशा फैक्ट्री कॉस्ट इज बिगर. इट इंक्लूड्स प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड. ठीक है. यहाँ पे हमने ओवरहेड वर्ड यूज किया, वहाँ पे हमने कॉस्ट यूज किया. व्हेन इट इज फैक्ट्री कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड. ठीक है. प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल टू फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क्स कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट. कुछ भी बोलिए, नाम कुछ भी दीजिए, यही है. सो प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड को मिलाने से हमको फैक्ट्री कॉस्ट मिलता है. अगर आपको पता है प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू 500, फैक्ट्री कॉस्ट इज इक्वल टू 800, तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना है? बोलिए. 300. वेरी सिंपल. अभी आपको समझ में आया है. फैक्ट्री ओवरहेड इसमें मिलाने से ये होता है. ठीक है. क्लास इज ओके. इफ यू अंडरस्टैंड दिस, आपका कॉस्टिंग इज ओवर. नेक्स्ट,
अभी हमने फैक्ट्री ओवरहेड ऐड किया है, अभी क्या, ये फैक्ट्री ओवरहेड चला गया, अभी क्या है, administrative overheads. Next job is to add all the administrative overheads. Add administrative overheads. Overhead means all indirect expenses. मैं बोला है सारे चीज known as overheads. उसको मिला के हम एक नाम दिया है overheads. Indirect material, indirect labor, indirect expenses, तीनों को मिला देने से जो भी बनेगा that is known as overheads. That overheads can be production overhead, that overheads can be administrative overheads, that overhead can be selling distribution overheads. ठीक है, तीन टाइप ऑफ हो सकता है. सो तीनों को जब ऐड करेंगे, ये जब ऐड हो जाएगा, यहाँ पे कुछ ऐड हो गया, विल गेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. देखिए यहाँ पे मैंने बोला फैक्ट्री वर्क कॉस्ट, without adding administrative overheads, my cost of production is not complete because मैं indirectly helping to production. अगर cost of production में मेरा सैलरी नहीं लगा तो कहाँ लगा, मैं तो सेल नहीं करता हूँ, हम प्रोडक्शन के लिए काम करता है, इनडायरेक्टली काम करता है. सो ऑल सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट और एनी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स we have to add to the factory cost to find out the cost of production. तो यहाँ पे आप देखिए फैक्ट्री कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. समझ में आया सीक्वेंस? यही सीक्वेंस है आपका, कॉस्ट शीट में यही सीक्वेंस मिलेगा. ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का बाद क्या आएगा, अभी प्रोडक्शन हो गया, अभी क्या होगा, सेल्स प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ओवरहेड्स. दैट विल बी नोन एज कॉस्ट ऑफ सेल्स. जो हमने बेचा है उसी का कॉस्ट है, जो बेचा है उसी का कॉस्ट है. उसमें अगर प्रॉफिट और लॉस ऐड करेगा, यू विल गेट सेल्स. ठीक है. नाउ वी हैव कम फ्रॉम प्राइम कॉस्ट टू सेल्स इन द कॉस्ट शीट. अगले क्लास में हम डिटेल में पढ़ाएंगे, पूरा एग्जाम प्रॉब्लम करके कराएंगे. ठीक है, ओके. जितना पढ़ाया है घर में जाके एक बार पढ़िए. अगर कुछ भी डाउट हुआ है मुझे पूछिए. आई थिंक नथिंग यहाँ पे नहीं है कि आप पढ़ नहीं पाएगा, सब इजी है. समझ में आ रहा है ना? कॉस्टिंग कुछ डिफिकल्ट है? सबसे इजी है ये, सबसे मार्क फेचिंग है. 30 से 30 मिलेगा आपको, खाली थोड़ा ठीक से पढ़ना है. कॉन्सेप्ट क्लियर? डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है, फिक्स क्या है, वेरिएबल क्या है, मटेरियल क्या है, लेबर क्या है, बस इतना ही है. कॉस्ट शीट, अभी हमारा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट अगर मैं बता देता हूँ. नाउ कॉस्ट शीट देखिए ऐसे होगा, टोटल कॉस्ट, देन पर यूनिट. ठीक है, आप ऐसे रहेगा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस. ये हो गया आपका प्राइम कॉस्ट. ऐड क्या ऐड करेगा, फैक्ट्री ओवरहेड. ये हो गया आपका फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री कॉस्ट. ऐड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड. ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स. ऐड प्रॉफिट और लॉस. ये हो गया आपका सेल्स. सो ये हो गया टोटल कॉस्ट. मान लीजिए इफ आई एम गेटिंग 1000 यूनिट्स, 1000 यूनिट्स का टोटल कॉस्ट इधर ही लिखेगा, इसको 1000 में डिवाइड करने से पर यूनिट निकलेगा. ठीक है, ऐसे आपको एग्जाम में करना है.
इतना ही है आपका लास्ट पॉइंट, टीचिंग यही है, आगे जाके खाली प्रॉब्लम है। कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा पढ़ लीजिए, हमने कुछ कुछ छोड़ दिया है, लेकिन इतना ही है आपको, जो भी आपको पढ़ाया है ऑलमोस्ट उसको थोड़ा ठीक से पढ़िए। 30 मार्क्स मिलेगा, 30 से 30 मार्क मिल जाएगा, ठीक है। ओके देन टुडे इतना ही है, आप इसको घर में पढ़िए। ये सिंपल कॉस्ट शीट है, इसके बाद हम आपको बोलेगा व्हाट इज कॉम्प्लेक्स कॉस्ट शीट। पहले सिंपल पढ़िए, ठीक है। एक बार सिंपल हो जाएगा, फर्स्ट लेवल ऑफ गेम हो जाएगा, सेकेंड लेवल आप ऑटोमेटिक पढ़ लेगा, दूसरा लेवल में और थोड़ा कुछ राइडर मिलेगा, बस चला जाइए। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, am I clear? बोलिए, एनी डाउट? कुछ कुछ बच्चे निकल गए हैं, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्लास विल बी इकोनॉमिक्स।